तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। यूनिट हमारी है 7 नंबर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। एक यूनिट हमारी कंप्लीट हुई, यूनिट नंबर 3 कौन सी? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो यूनिट नंबर 7 अगली हमारी है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, और इसमें चैप्टर कितने हैं? 3। पहला चैप्टर यहाँ पर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब यहाँ पर ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, और सबसे पहले कोई भी यूनिट जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है। जैसे यूनिट 3 में कौन से साइंटिस्ट थे? जीएन रामाचंद्रन, याद है? उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन। कब दिया गया था? 1954 में, याद है? और साथ ही उन्होंने क्या किया था? रामाचंद्रन प्लॉट। किसके स्ट्रक्चर के लिए? प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए। जीएन रामाचंद्रन किससे इन्फ्लुएंस थे? लाइनस पॉलिंग से। लाइनस पॉलिंग किस पे काम कर रहे थे? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट स्ट्रक्चर पे। फैन बंद कर दो, फैन की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, यहां पर दो साइंटिस्ट हमारे पास हैं, वॉटसन एंड क्रिक। तो बहुत जरूरी जो बात है वो मैं आपको बता देता हूं। वॉटसन के बारे में ये सब तो इतना याद कर भी नहीं पाओगे और पूछा भी नहीं जाएगा। तो क्या याद करना है? 1950 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन की थी। टॉपिक था द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लीकेशन। हार्ड एक्सरे किसे कहते हैं? जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है ना। तो हार्ड एक्सरे मतलब हाई एनर्जी, इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, मतलब इनकी वेवलेंथ कम होती है। तो कम वेवलेंथ वाली जो एक्सरे होती है वो हार्ड होती हैं, और जो हाई वाली होती है वो सॉफ्ट एक्सरे। क्या होंगी? सॉफ्ट। डबल हेलिकल मॉडल तो आप जानते हैं, किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। कब दिया था? 1953 में दिया था, और इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है 1962 में। किसको? वाटसन, क्रिक और विल्किंस को। याद आया? 1945 का नोबेल प्राइज फ्लेमिंग चेन फ्लोरी को, फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी को, और 1961 का नोबेल प्राइज कैल्विन को। ठीक है, अब क्रिक की अगर बात करते हैं, पूरा नाम लिखा लेकिन इतना ही याद कर लो, यही बहुत तुम्हारे लिए। ये तो याद कर नहीं पाओगे आप, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, पीएचडी याद कर लेंगे। पीएचडी 1954 में ऑब्टेन की थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। और इसके बाद में आपको याद करना कि वाटसन और क्रिक को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। तो एक प्राइज का नाम है जॉन कोलिंस वॉरेन प्राइज, लास्कर अवार्ड। बाल्जन प्राइज किसको दिया गया था? अर्नेस्ट मायर को, और इसका नाम है लास्कर अवार्ड। रिसर्च कारपोरेशन प्राइज, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? नोबेल प्राइज। और ये दोनों प्राइज एक ही साल इन दोनों को दिए गए थे, वाटसन एंड क्रिक को। अब यहां से मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में हम दो चीजों की पढ़ाई करते हैं, किसकी? इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की। माता पिता के कैरेक्टर का बच्चों में जाना, इनहेरिटेंस, और बच्चों का माता पिता से अलग दिखाई देना, वेरिएशन कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में, तो दिस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी का आधार होता है। अब हमारे जो पूर्वज थे वो जानते थे कि इनहेरिटेंस वेरिएशन का एक कारण छिपा है कहां पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कब से जानते थे? 8000 से 1000 बीसी। 8000 से 10,000 नहीं, कितना है? 8000 से 1000 बीसी। इसका मतलब यहां समझाया गया, उसकी जरूरत आपको इस समय तो नहीं है। अब अगर हम बात करें साहीवाल काऊ, कहां डेवलप किया गया? पंजाब में। कैसे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन के द्वारा। क्लियर? अब मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पहला टॉपिक हमारा यहां पर स्टार्ट हो रहा है। मेंडल की अगर हम बात करते हैं तो मेंडल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स में रिसर्च स्टार्ट किया, और जो तरक्की हुई जेनेटिक्स में वो कब हुई? मिड 19th सेंचुरी में। ये लाइन एनसीईआरटी की मिड 19th सेंचुरी वाली। मेंडल को हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, और ये फर्स्ट ग्रेट जेनेटिसिस्ट थे। जेनेटिस्ट उसे कहते हैं जो साइंटिस्ट जेनेटिक्स में स्टडी करता है। जैसे बायोलॉजी में करता है तो बायोलॉजिस्ट, जूलॉजी में तो जूलॉजिस्ट, बॉटनी में तो बॉटनिस्ट, और मैथ्स में तो मैथमेटिक्स, अरे नहीं, मैथमेटिशियन कहा जाता है ना। मेंडल ने कितने साल एक्सपेरिमेंट किया? 7 साल। कब से कब तक? 1856 से 1863। किसके ऊपर? गार्डन पी, पाइसम सटाइवम। कौन सी फैमिली? फैबेसी। कितने करेक्टर लिए? 7 करेक्टर। मेंडल ने अपने नियमों को कब पब्लिश किया? 1865 में। 56 से शुरू किया, 56 को उलट दो क्या बन जाएगा? 65। तो एमटीपी एक्ट कब आया?
1971। और अमेंडमेंट कब किया गया? 2017। तो 71 को उल्टा करो, 17। तो 56 को मेंडल ने कितने ट्रेट लिए थे? 14 ट्रेट लिए थे, है ना। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कितनी ली? 14। कैरेक्टर कितने लिए? 7 कैरेक्टर लिए थे, है ना। और एक कैरेक्टर में 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट होते हैं, है ना। तो स्टेम बेस कितने कैरेक्टर? स्टेम बेस 2 कैरेक्टर। भांग खाओ क्या वे? हाँ, तो स्टेम बेस्ड कैरेक्टर एक ही तो है, कौन सा? हाइट। फ्लावर बेस 2, सीड बेस, कलर बेस 3, पॉड बेस 2, स्टेम बेस 1, सीड बेस 2, पॉड बेस 2, फ्लावर बेस 2, कलर बेस 3, टोटल कलर 4। तो स्टेम बेस एक कैरेक्टर है, स्टेम हाइट। अब टॉल आपको बताना है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो स्टेम हाइट में टॉल डॉर्फ, सीड शेप में राउंड रिंकल। मैंने क्या बोला है कि डोमिनेंट रिसेसिव बताना, तो पहले क्या बोलना है? डोमिनेंट। तो सीड शेप राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन, पॉड कलर ग्रीन येलो, पॉड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, फ्लावर कलर वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल। हो गया ये। टोटल कलर 4 कौन से? येलो ग्रीन वायलेट वाइट। कलर बेस कैरेक्टर 3, फ्लावर कलर, सीड कलर, पॉड कलर। ये हो जाएगा कम। ठीक, यही सारी कहानी यहां पर लिखी है डोमिनेंट रिसेसिव करके, तो ये आपको पता चल गया। अब यहां पर मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए और हर कैरेक्टर में चूंकि 2 ट्रेट हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर 14 ट्रेट को सेलेक्ट किया गया। और इन 14 ट्रेट में से 7 ट्रेट डोमिनेंट और 7 रिसेसिव हैं। हर ट्रेट को एक वैरायटी हम कंसीडर करते हैं। तो मेंडल ने कितनी प्योर लाइन ली थी? 14। कितनी टू ब्रीडिंग वैरायटी सेलेक्ट की? 14 टू ब्रीडिंग वैरायटीज को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, यहां पर वो सारी बातें लिखी कि कलर बेस्ड कैरेक्टर कितने हैं? 3, टोटल कलर कितने हैं? 4, 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं और इन्हीं को 14 ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन कहा जाता है। प्योर लाइन वो होते हैं जिनका सेल्फ पॉलिनेशन करने पर वही ट्रेट नजर आए। जैसे टॉल का क्रॉस टॉल से कराएं तो हमें क्या मिले? टॉल। फिर सेल्फिंग कराएं तो टॉल, फिर सेल्फिंग कराएं तो टॉल। ये कई जनरेशन तक अगर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रू ब्रीडिंग। हमेशा जब कोई भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो कहां शुरू करेंगे? ट्रू ब्रीडिंग से। प्योर लाइन से एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, ये अंडरस्टूड रहेगा। अब बायो में पहली बार ऐसा था, मेंडल ने पहली बार ऐसा किया कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का यूज किया था। और मैथमेटिक्स का कौन सा कॉन्सेप्ट? बायनोमियल थ्योरम। और जॉर्ज गैमो ने क्या यूज किया था? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने बायनोमियल थ्योरम का यूज किया, a + b टू द होल स्क्वायर, याद है ना? a² + b² + 2ab। इससे अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे यहां पर। अब इन्होंने बड़े सैंपल साइज लिए, लार्ज सैंपलिंग साइज। और अगर बड़ा सैंपल है तो उससे क्या होगा? ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, ज्यादा विश्वास होगा। तो मेंडल ने अपने नियम कब पब्लिश किए थे? 1865 में। 1865। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 70 की 160 साल? हाँ, 160 साल। और क्या 160 साल के बाद भी मेंडल के नियम एकदम सही हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? लार्ज सैंपल साइज। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अब आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को हम लोग क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और 2 जीन की इनहेरिटेंस डाई हाइब्रिड क्रॉस। और 3 जीन की इनहेरिटेंस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। कोई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बताओ? 3 जीन जहां पर हो। स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का भी एग्जाम्पल है। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, अब यहां पर ये सब करके तो हम देखेंगे नहीं यहां पर। तो सिंपली बस ऐसे बता दो कि अगर टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराएं तो F1 में कौन मिलेगा? टॉल। कितने %? 100%। और F2 में टॉल या डॉर्फ?
दोनों टॉल कितने परसेंट? 75% और डॉर्फ 25%, यानी रेशियो कितना आएगा? 3:1 का रेशियो यहां पर आएगा। फैक्टर टर्म किसने दिया था? मेंडल ने। और फैक्टर ही वो चीज है जो एक जनरेशन के लक्षण को दूसरी जनरेशन में ले जाता है, और फैक्टर टर्म को अब रिप्लेस कर दिया गया, इससे जीन से रिप्लेस कर दिया गया है। अब जो जीन है इनको कहा जाता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और हम जानते हैं कि नियम 1 जीन 1 एंजाइम 1 कैरेक्टर। नॉर्मली ये बात सही, लेकिन हमेशा सही नहीं है। कभी कभी एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, प्लियोट्रॉपी, और कई जीन एक कैरेक्टर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सब आपके सिलेबस में यहां पर है। तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए? 7। तो जीन भी कितने होंगे? 7 जीन यहां पर होंगे। अब जैसे स्टेम हाइट की बात करें तो स्टेम हाइट का जीन कौन सा है? टी जीन। स्टेम हाइट में कितने ट्रेट हैं? 2, टॉल एंड ड्वार्फ। तो जो टॉल है उसके लिए कौन सा लेटर यूज करेंगे? कैपिटल टी, और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। एनसीईआरटी ने कहा भाई डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर यूज करना और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर यूज करना है। जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप, बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है। और जो जीनोटिपिक कंपोजिशन होता है उसे कहते हैं जीनोटाइप। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करें तो इनको कहा जाता है एलील्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है? एलील। और एलील जो होते हैं दीज आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन के दो अलग अलग रूप हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो एलील पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 तरह के, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर एलील पेयर सेम है, मतलब दोनों लेटर एक जैसे, तो होमोजाइगस या प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग, और अगर अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड के नाम से इसको जानते हैं। तो अगर हम स्टेम हाइट की बात करें तो कितने जीन हैं? 1। स्टेम हाइट का कितना जीन? 1। एलील कितने? 2। और एलील पेयर कितने? 3। तो 1 2 3, 1 जीन 2 एलील 3 एलील पेयर। इतना क्लियर है? अब यहां पर कुछ मोनो और डाई हाइब्रिड की बात की गई है। ठीक, गैमीट ये तो जानते ही होंगे। गैमीट बनाने में 2 बातें ध्यान रखने, पेरेंट में जितने एलील होंगे गैमीट में उसके आधे होंगे, और हर जीन में से एक ही एलील लेंगे और झुलूल झुलूल लेंगे, तो याद ही होगा। तो ये कुछ यहां पर बातें बताएगी, चलो बता दो। जैसे मैं पूछूं बताओ यहां से कितनी तरह गैमीट बनेंगे? 2 तरह के, यानी जान गए तुम लोग। तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोग समझ ही पा रहे हो गया ना। तो अब गैमीट हमेशा जब भी पेरेंट से F1 में जाना हो या F1 से F2 में जाना हो, क्या करेंगे? गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। और होमोजाइगस की अगर बात करें, जैसे ये होमोजाइगस दिखाई दे रहा है, तो होमोजाइगस कितनी तरह गैमीट बनाता है? 1। और हेट्रोजाइगस में फिर अलग अलग सिचुएशन हो जाएंगी गैमीट फॉर्मेशन के लिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो कितना आएगा? 3:1, 3:1। और जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 आ जाएगा। जो जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है ना, और फिनोटाइप का रेशियो 3:1। जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिक्स के द्वारा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। तो यहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले से जानते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है पनेट स्क्वायर का। तो पनेट स्क्वायर किसने डेवलप किया? आरसी पनेट ने। क्या कैलकुलेट करने के लिए? जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी। बोलो, जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। क्या हमें फिनोटाइप पता है तो हम जीनोटाइप बता सकते हैं? बता सकते हैं? नहीं, बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। नहीं समझे? अगर हमें फिनोटाइप पता है रेसेसिव का तो जीनोटाइप बता सकते हैं, और डोमिनेंट का नहीं बता सकते हैं। क्या जीनोटाइप पता है तो फिनोटाइप बता सकते हैं? यस, लेकिन इसका उल्टा उतना सही नहीं है। तो अगर डोमिनेंट फिनोटाइप है, क्या है? डोमिनेंट फिनोटाइप, तो उसका जीनोटाइप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे डोमिनेंट फिनोटाइप है टॉल, एक मेरे पास टॉल प्लांट है, उसका जीनोटाइप बताओ। नहीं बता सकते क्योंकि 2 संभावनाएं हैं, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेस्ट क्रॉस के द्वारा। टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस जब हम करते हैं तो उसमें मैंने कहा था रिजल्ट आपको दिया जाएगा और इंटरप्रिटेशन आप कर लोगे। तो रिजल्ट 2 तरह के हो सकते हैं, ऑल आर डोमिनेंट या 50% डोमिनेंट। अगर ऑल डोमिनेंट कह रहा है तो होमोजाइगस, अननोन एज होमोजाइगस। और अगर 50% डोमिनेंट कह रहा है तो
अननोन इज हेट्रोजाइगस। तो ये सब बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ये तो गैमीट फॉर्मेशन के बारे में ही दिखाई दे रहा है आपको कि कितने तरह गैमीट बनेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चेक कर लेना। ये वो सब बना के आपको दिखाएगा। अब इतना सब काम हम कर नहीं सकते यहां पर। पनेट के बारे में भी ध्यान रखना, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे। जैसे स्लाइडेन क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। और स्वान क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। वैसे पनेट क्या थे? ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। बायनोमियल थ्योरम वाली कहानी यहां पर लिखी हुई है, पूरा यहां पर एक्सप्लेन किया गया आपको। लेकिन इस समय इतनी बस आप एक बार देखते चले जाइएगा इस पीडीएफ को, ठीक है। टेस्ट क्रॉस यहां पर दिखाया गया है, और टेस्ट क्रॉस में वही कहानी कि जीनोटाइप है तो डिनोटाइप दिया गया तो फिनोटाइप बता सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप दिया गया तो जीनोटाइप बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। किसका बता सकते हैं? रिसेसिव का। किसका बता सकते हैं? रिसेसिव का। और किसका नहीं बता सकते? डोमिनेंट का। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप बाय सिंपली लुकिंग एट इट। तो इसके लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब यहां पर भी नीट में सवाल बैक क्रॉस का भी पूछा गया, जो एनसीईआरटी में दिया नहीं गया। देखो, अगर F1 का क्रॉस किसी भी पेरेंट से करा दें तो उसे कहते हैं बैक क्रॉस। अगर F1 या F2 का क्रॉस डोमिनेंट से कराएंगे तो आउट क्रॉस, और रिसेसिव से कराएंगे तो टेस्ट क्रॉस। किस किस तरीके से पूछा जा सकता सवाल वो यहां पर लिखा हुआ है। टेस्ट क्रॉस के बारे में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर वही रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन वाली बात है। रिजल्ट में कहा गया 100% डोमिनेंट है तो अननोन इज होमोजाइगस, और 50% डोमिनेंट है तो हेट्रोजाइगस। तो आपको रिजल्ट बताया जाएगा क्वेश्चन में, इंटरप्रिटेशन आप कर लेंगे। अब आते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने कितने लॉ दिए? 3। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने 3 बातें बताई। पहली बात बताई कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। दूसरी बात इन्होंने बताई फैक्टर अकर इन पेयर, जिन्हें कहते हैं एलील पेयर। एलील पेयर। और तीसरा इन्हों का डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब हेट्रोजाइगस में एक एलील दूसरे पर डोमिनेट करता है। नीट 24 के सवाल थे, ये तीनों पॉइंट पूछे गए थे। अब ये बहुत खास बात है, लॉ ऑफ डोमिनेंस 2 बातें एक्सप्लेन करता है। तेज तो नहीं चल रहे हम लोग, ठीक है ना? स्पीड कुछ भी हुआ करे कम ज्यादा तो बता भी दिया करो तुम लोग। हाँ, तुम लोग कुछ बताते नहीं, बाद में बताते हो सर आज तो बहुत तेज पढ़ा दिए। तो अभी ठीक चल रहा है ना? लॉ ऑफ डोमिनेंस 2 बातें एक्सप्लेन करता है। पहला, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ट्रेट इन F1 एंड बोथ इन F2। जैसे टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराएगा तो F1 में कौन नजर आए? टॉल, और F2 में दोनों। तो यहां से एक्सप्लेन होता है। ये तो बहुत खास बात है। F2 जनरेशन का जो फिनोटाइप रेशियो कितना होता है? 3:1। कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसी से फिर हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो अब यहां पर हम लोग आगे चलते हैं। सेकेंड लॉ या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं होती एलील की। और जो एलील है गैमीट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेट हो जाते हैं, और एक पेयर में से हमेशा एक ही एलील गैमीट के अंदर ट्रांसफर होता है। और इसीलिए कहा गया था कि जब भी गैमीट बनाएंगे तो एक पेयर में से केवल एक ही एलील लेंगे। तो ये मियोसिस का नियम भी होता है। तो अब आते हैं हम लोग एक्सेप्शन पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें, मेंडल के कितने नियम हैं? 3। किस नियम का कोई एक्सेप्शन नहीं है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। एक्सेप्शन किसके हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस के कितने एक्सेप्शन है? 2 आपके सिलेबस। पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा कोडोमिनेंस। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लिंकेज एक्सेप्शन हो जाए। इतना क्लियर है? अब आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 2 केस आपको दिए गए। पहला केस दिया गया कौन सा? फ्लावर कलर ऑफ एंटी राइनम, जिसे हम कहते हैं स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर। अब यहां पर जो फ्लावर का कलर है पेरेंट का, वो अच्छा 3 बातें यहां पर और बताई गई। अगर F1 दोनों पेरेंट में किसी एक की तरह है तो डोमिनेंस, दोनों की तरह है तो कोडोमिनेंस, किसी की तरह नहीं है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहां स्नैपड्रैगन का केस लिया गया, तो यहां पेरेंट कैसे हैं? रेड और व्हाइट। तो बताओ कि F1 कैसा होना चाहिए? रेड।
लेकिन हो कैसा गया, पिंक हो गया। तो क्या F1 दोनों में किसी की तरह है, नहीं है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जब F1 की सेल्फिंग की गई तो सेल्फिंग करने के बाद हमें फिनोटाइप कितनी तरह के मिले, 3, रेड, पिंक, व्हाइट, और रेशियो क्या आया 1:2:1। जीनोटाइप का है फिनोटाइप का, दोनों का फिनोटाइप का रेशियो कितना आना चाहिए था, 3:1 आता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होता, नहीं आया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं है, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब ये जो स्नैपड्रैगन है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है क्या, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दोनों। तो अगर मैं कहूं कि भैया ये पिंक है यहां पर, जबकि होना कैसा चाहिए था, रेड, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अरे नहीं नहीं नहीं, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि F1 दोनों पेरेंट में किसी की तरह नहीं है, दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक्सेप्शन कहां से बताएंगे, फिनोटाइप रेशियो से। फिनोटाइप रेशियो कितना आना चाहिए था, 3:1, आया कितना 1:2:1। ये क्या बताएगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये सब कहानी इस समय तो आपको याद नहीं करनी, इस समय केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मॉडिफाइड एलील 3 काम कर सकता है, या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, या एंजाइम नहीं बनाएगा। लेकिन इससे भी जरूरी बात, स्नैपड्रैगन का जो केस आपको दिखाई दे रहा है वहां पर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसके कारण आपको ध्यान रखने क्या, नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम, इन्हीं में से कुछ पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखनी इतनी बात। अब आते हैं कोडोमिनेंस। तो अगर F1 दोनों पेरेंट की तरह है तो कोडोमिनेंस, किसी की तरह नहीं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, किसी एक की तरह है तो डोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस का सिंगल केस हमारे सिलेबस में, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। बोलो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको कंट्रोल करता है कितने जीन, एक जीन, कितने जीन, एक जीन, एंड दैट इज कॉल्ड आई जीन। अब जो आई जीन है ये किस क्रोमोसोम पे है, 9 पे, ये एग्जाम में पूछा गया इसलिए लिखा हुआ है यहां पर। अब नॉर्मली एक जीन के कितने एलील होते हैं, 2, जैसे टी जीन के कितने एलील हैं, 2, कैपिटल टी स्मॉल टी। आई जीन के कितने एलील, 3। जब किसी जीन के एलील 2 से ज्यादा हो तो उसे कहते हैं मल्टीपल एलील। तो ये मल्टीपल एलील का केस बन गया, एक जीन के एलील 2 से ज्यादा। तो आई जीन के 3 एलील कौन से, आई ए, आई बी एंड आई, स्मॉल आई नहीं, आई बोल सकते हो आप सिंपली, ठीक है। अब आई ए से क्या बनता है, ए शुगर या ए एंटीजन, आई बी से बी शुगर या बी एंटीजन, और आई से नो शुगर। अच्छा ये भी पता चला ये कैपिटल से लिखे गए मतलब डोमिनेंट है, और ये स्मॉल है मतलब रेसेसिव है। अच्छा ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड करता है, एंटीजन या शुगर, ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड करता है, एंटीजन या शुगर। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कितने एंटीजन है, 2, ए एंड बी। और आरएच ग्रुपिंग में एक एंटीजन, कौन सा, आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन है तो आरएच पॉजिटिव, नहीं है तो आरएच निगेटिव। एबीओ सिस्टम में एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, नहीं एंटीजन तो ओ ब्लड ग्रुप। तो ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी आप पढ़ते हैं ना, ये चारों केस यहां पर बना के दिए गए कि कैसे 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं यहां पर। अब अगर हम एबीओ सिस्टम की बात करें तो एबीओ सिस्टम में कितने जीन हैं, 1, कितने एलील, 3, कितने जीनोटाइप, 6, जीनोटाइप कितने, 6, और फिनोटाइप 4। इतना समझ गए। तो यहां पे सारे लिखे, फिनोटाइप मतलब ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप एबीओ में कितने हैं, 4, और जीनोटाइप अगर आप देखो तो कितने हैं, 6। क्योंकि जो ए ब्लड ग्रुप है वो 2 रूपों में होता है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। बी ब्लड ग्रुप 2 रूपों में, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ओ केवल होमोजाइगस और ए बी केवल हेट्रोजाइगस। बोलो। अब जब आई ए आई के साथ होगा तो डोमिनेंस शो करेगा, आई बी जब आई के साथ होगा तो डोमिनेंस शो करेगा। लेकिन जब आई ए और आई बी साथ में होंगे तो कौन एक्सप्रेस करेगा, दोनों एक्सप्रेस करेंगे। आई ए क्या बनाएगा, ए शुगर, और आई बी क्या बनाएगा, बी शुगर, और दोनों शुगर बन जाएंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप। तो एक्चुअली एबीओ सिस्टम को डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप है। कौन,
ए बी ब्लड ग्रुप। सोचो अगर यहां कोडोमिनेंस ना होता, अगर यहां कोडोमिनेंस ना होता, मान लो आई ए डोमिनेट करता तो ब्लड ग्रुप क्या होता? ए, और आई बी डोमिनेट करता तो बी, तो ब्लड ग्रुप कितने होते? 4 कैसे हो जाते? 3 नहीं होते? एकदम तब 3 ही होते हैं ना। तो ए बी ब्लड ग्रुप किसकी वजह से बना? कोडोमिनेंस की वजह से। कोडोमिनेंस की वजह से 4 ब्लड ग्रुप बने, वरना कितने होते? 3 ब्लड ग्रुप। कुछ जान पा रहे हो तुम लोग? और स्लो कर दें क्या? तो ये कहानी यहां लिखी, 1346 का नियम है। एबीओ सिस्टम में कितने जीन? 1, कितने एलील? 3, कितने फिनोटाइप? 4, और कितने जीनोटाइप? 6। और अगर हम ए की बात करें तो कितने जीनोटाइप? 2, बी में 2, 4 हो गए, ए बी में 1 और ओ में 1। अब अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड? डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड का मतलब ये है कि एक जीन के हमारे पास कितने एलील हैं? 2। लेकिन एबीओ सिस्टम में कितने एलील हैं? 3। तो एक पर्सन में मैक्सिमम कितने एलील हो सकते हैं? 2। तो अगर हमें तीनों एलील चाहिए तो क्या करेंगे? पॉपुलेशन स्टडी। अगर हम अपना सबका ब्लड ग्रुप चेक कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? मल्टीपल एलील। तो पॉपुलेशन स्टडी से मिलेगा। बाकी कुछ क्वेश्चन यहां पर करके आपको दिखाए गए हैं। अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या शो करता है? क्या डोमिनेंस शो कर रहा है? यस। आई ए आई के साथ है या आई बी आई के साथ है तो डोमिनेंस। क्या कोडोमिनेंस भी है? यस। क्या मल्टीपल एलील भी है? यस। और अगर आपको कभी कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील में से एक को सिलेक्ट करना हो तो क्या करोगे? मल्टीपल एलील्स। क्या सिलेक्ट करोगे? मल्टीपल एलील बेस्ट ऑप्शन है एबीओ सिस्टम में, क्योंकि पूरा एबीओ सिस्टम कोडोमिनेंस हो नहीं करता है। तो कभी जब सेलेक्ट करने की बात आए इन दोनों में तो मल्टीपल एलील बेस्ट होगा। ठीक है, अब यहां पर 3 बातें और समझ लेते हैं। वैसे आपने बताया था अभी कि नॉर्मली एक जीन कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को। अगर एक जीन कई कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो प्लियोट्रॉपी, और कई जीन एक कैरेक्टर को तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब यहां पर कैसे? स्टार सिंथेसिन पी सीट। तो स्टार सिंथेसिन पी सीट क्या है? कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एक जीन, दैट इज कॉल्ड बी जीन। अभी तक जितने केस आपने पढ़े, चाहे वो मटर का केस हो, चाहे स्नैपड्रैगन का केस हो, एबीओ सिस्टम का केस हो, स्टार सिंथेसिस, इनमें कॉमन क्या है? एक जीन। और एक जीन की जब पढ़ाई करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्या चला? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो एक जीन कंट्रोल करता है, उसका नाम क्या है? बी जीन। अभी जो बी जीन यहां पर है, बी जीन के 2 एलील है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब यहां पर आपको बताया गया कि ये जो बी जीन है ये सीड शेप को कंट्रोल कर रहा है या स्टार्च ग्रेन साइज को? दोनों को। और जब दोनों को कंट्रोल करेगा तो प्लियोट्रॉपी। बोलो यार, जीन कितना है? एक। कैरेक्टर कितने हो गए? 2। स्टार्च ग्रेन साइज एंड सीड शेप। अब सीड शेप के हिसाब से बात करें तो ये क्या है? डोमिनेंस। सीड शेप आप देखो तो राउंड और रिंकल का रेशियो कितना है? 3:1। मतलब क्या शो कर रहा है? डोमिनेंस। और स्टार्च ग्रेन साइज के हिसाब से अगर देखें तो 1:1 का रेशियो आ रहा है, और 1:1 का रेशियो अगर आ रहा है तो मतलब ये क्या हो गया? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि फिनोटाइप का रेशियो आना कितना चाहिए? 3:1। तो अब यहां पर अगर आप देखें, फ्रॉम द एंगल ऑफ सीड शेप दिस केस शोज डोमिनेंस, एंड फ्रॉम द एंगल ऑफ स्टार्च ग्रेन शोज इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब एक ही जीन डोमिनेंस भी शो कर रहा है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर रहा है। ये देखो, बी जीन कंट्रोल 2 कैरेक्टर, सीड शेप के हिसाब से डोमिनेंस और स्टार्च ग्रेन साइज के हिसाब से इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एनसीईआरटी का एक केस आपको दिया गया है और यहां पर 5 चीजें लिखी हुई। क्या बी जीन प्लियोट्रॉपी शो कर रहा है? यस, क्योंकि जीन कितना है? 1, और कैरेक्टर कितने? 2। जब भी एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करे दैट इज प्लियोट्रॉपी। क्या डोमिनेंस शो कर रहा है? यस, जब सीड शेप की बात करेंगे। क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है? यस, जब स्टार्च ग्रेन साइज की बात करें। क्या ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है? यस, अगर 3:1 का रेशियो आ रहा है यहां पर सीड शेप के केस में तो डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है। और क्या एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का? यस, क्योंकि 1:1 का रेशियो भी आ रहा है। तो क्या इन 5 का एग्जाम्पल है? यस, तो एक जीन इन 5 का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये बात एनसीईआरटी ने लिखी, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। मतलब डोमिनेंस किसी जीन का स्वतंत्र लक्षण नहीं है, क्योंकि अगर डोमिनेंस जीन का स्वतंत्र लक्षण होता तो हमेशा वो डोमिनेंस शो करता। जैसे बी जीन है, जब हम सीड
शेप की बात करते हैं तो डोमिनेंस शो कर रहा है, लेकिन स्टार्च ग्रेन साइज के केस में डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है, यानी डोमिनेंस उसका स्वतंत्र गुण नहीं है। अब आते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। तो दो जीन की इनहेरिटेंस अब हम पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर दो जीन की इनहेरिटेंस मतलब हम एक समय में कितने कैरेक्टर लेंगे? दो। और जब दो कैरेक्टर लेंगे तो जीन कितने? दो। तो ट्रेट कितने? 4। तो एलील कितने? 4। तो जीनोटाइप कितने? 9। जीनोटाइप कितने? 9। फिनोटाइप कितने? 16। हाँ, 4। राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन के बीच में क्रॉस कराएंगे तो F1 कैसा मिलेगा? राउंड येलो। 100%। क्या पता चला इससे? डोमिनेंस। F1 किसी एक की तरह है तो डोमिनेंस। फिर सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग जब कराएंगे तो कितनी तरह गैमीट बनेंगे? 4। पनेट बनाएंगे तो 4 चौक 16। 16 प्रोजिनी बनेंगी, और 16 प्रोजिनी फिनोटिपिकली कितनी तरह की? 4। और जीनोटिपिकली 9। तो जो 4 फिनोटाइप बनेंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, क्या रेशियो होगा? 9 3 3 1। समझ गए? जो 9 है उसमें दोनों डोमिनेंट, जो 3 3 है एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और जो एक लास्ट में वो दोनों रिसेसिव ट्रेड। बस इससे आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे जो लेटेस्ट नीट में आपसे पूछे जा रहे हैं। ये दो जीन, उनके ट्रेट, उनके कैरेक्टर सब यहां पर लिखे हुए, ये पूरा क्रॉस बना के आपको दिखाया भी गया है। और यहां पर फिनोटिपिक रेशियो 9 3 3 1 का आ रहा है। 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप। जीनोटाइप की अगर हम बात करते हैं तो जीनोटाइप यहां पर, और ये देखिए यहां पर मैथमेटिक्स से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर जो पेरेंटल टाइप होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 16 प्रोजिनी है, F2 जनरेशन में कितने हैं? 16। तो 16 में जीनोटिपिकली, सुना क्या आपने? क्या मैंने पूछा? जीनोटिपिकली कितने प्रोजिनी अपने पेरेंट की तरह हैं? सुनते नहीं हो तुम लोग सामने देख के बताते हो। यहां जबकि इतना बड़ा बड़ा लिखा फिनोटिपिकली, और हम पूछ रहे जीनोटिपिकली 2। जीनोटिपिकली कितने हैं? 2। अरे नालायक हूं, अरे पहला और आखिरी बे भूल गए क्या सब? ये पहला और आखिरी, यही तो अपने पेरेंट की तरह हैं। क्या और कोई पेरेंट की तरह है? नहीं है। फिनोटिपिकली पेरेंट की तरह कितने हैं? 10। तो 10/16 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 62.5%। इनको कहते हैं पेरेंटल टाइप या नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप। और 16 में अगर 10 पेरेंट की तरह है, मतलब 6 पेरेंट की तरह नहीं है। कौन से? 3 वाले, बीच वाले जो हैं। तो नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट है 6, यानी 37.5%। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आप देखो, कौन सा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ध्यान से सुनिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने %? 2%। अबे 0%। वहां टॉल डॉर्फ लिया था, F2 में कौन मिला? टॉल डॉर्फ। और कोई मिला क्या? तो कोई रिकॉम्बिनेंट बन रहा वहां क्या? तो वहां 0% रिकॉम्बिनेंट। यहां कितने रिकॉम्बिनेंट? 37.5%। क्यों? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए पहली शर्त है कम से कम 2 जीन। अगर सिंगल जीन है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए कम से कम कितने जीन चाहिए? 2। तो F2 जनरेशन में जीनोटिपिकली अगर देखें तो पेरेंटल टाइप कितने हैं? 2। और फिनोटिपिकली कितने थे? 10। जीनोटिपिक रेशियो भी लिखा, पूछा नहीं गया, और 9 टाइप के जीनोटाइप हैं। अब ये अगर याद नहीं होता तो इसके फॉर्मूले भी हमारे पास है कि कैसे कैलकुलेट करोगे। F2 जनरेशन में टोटल नंबर अगर आपको निकालना है तो अगर फिनोटाइप निकालना तो 2 की पावर n, जहां पर n है नंबर ऑफ जीन्स। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में n की जगह क्या लिखोगे? 1, डाई हाइब्रिड में 2 और ट्राई हाइब्रिड में 3। तो आप देख लो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखोगे F2 में तो कितने आएंगे? 2, और डाई हाइब्रिड में 4, ट्राई हाइब्रिड में 8। जीनोटाइप 3 टू द पावर n फॉर्मूला लगाओगे तो अभी मैंने पूछा था कितने जीनोटाइप मिलेंगे? 9 डाई हाइब्रिड में। अगर जाइगोट या प्रोजिनी पूछेगा तो 4 टू द पावर n। जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल प्रोजिनी कितने बनते हैं? 16। तो बहुत आसान से फॉर्मूले हैं जी। अगर आपको फिनोटाइप निकालना है तो 2 द पावर n, जीनोटाइप 3 टू द पावर n, और प्रोजिनी कितनी? 4 टू द पावर n। इन फॉर्मूलों से आप सीधे आंसर कर सकते हैं। अब
मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने कितने नियम दिए? 2। सुना भी करो बे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे 2 और डाई हाइब्रिड के आधार पे 1। कौन सा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता? वो कहता कि जब 2 पेयर ऑफ फैक्टर, क्या यहां पर 4 फैक्टर हैं? अबे 2 पेयर फैक्टर मतलब 4 हो गए क्या? तुम लोग बुद्धि खोल के नहीं रखते हो क्या? तो 4 फैक्टर हैं क्या यहां पर? कौन से 4 फैक्टर बताओ कौन से हैं? ये फैक्टर हैं राउंड येलो। अबे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये तो 4 फैक्टर हैं। तो when 2 pair of factor are combined in a hybrid, segregation of 1 pair of factor is independent of other pair of factor। ये लैंग्वेज एनसीईआरटी की जो आप ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने कितने साल एक्सपेरिमेंट किए? 7 साल तक। और मेंडल ने अपने नियम कब पब्लिश किए? 1865 में, 1865 में। लेकिन अगले 35 साल तक यानी सन 1900 तक इनके नियमों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मेंडल का जो वर्क है वो 1900 तक लोगों को पता नहीं चल पाया। उसके 4 कारण थे। पहला कारण था कम्युनिकेशन आसान नहीं था, तो इनके काम का प्रचार ही नहीं हो पाया। दूसरा, फैक्टर स्टेबल होते इन्होंने कहा और स्वतंत्र होते हैं, और अगर फैक्टर स्टेबल तो वेरिएशन कैसे आती ये नहीं बता पाए। व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएशन? इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया और ये पहली बार था, एकदम नया तरीका था जो इनके समय के दूसरे वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और चौथा, फैक्टर किससे बने होते इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। आप बताओ फैक्टर किससे बने होते हैं? जीन से? क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग, डीएनए से बने होते हैं। फैक्टर को जीन कहते हैं यार, तुम लोग कितने मासूम बच्चे हो तुम लोग। जैसे हम पूछें कि घर किससे बना होता तो तुम लोग कहो कि होम से या हाउस से बना होता। अबे ईंट से बना होता है ना, ठीक है। अरे बेटा टाइम नहीं इतना, अभी बस जितना बता रहे उतना कर लो। 1900 में मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी हुई। 3 साइंटिस्ट थे, कौन से? ह्यूगो डेवरीज, कार्ल कोरेंस, शेरमार्क। ह्यूगो डेवरीज ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? इवनिंग प्रिमरोज। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? म्यूटेशन, साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। आगे पढ़ेंगे एवोल्यूशन में परसों। और इन्होंने अलग अलग रिसर्च किया था और अलग अलग रिसर्च करके सन 1900 में एक ही नतीजे पर पहुंचे, जो नतीजा मेंडल 1865 में बता चुके थे। इसलिए इनके वर्क को क्या कहा गया? रीडिस्कवरी। 1902 तक क्रोमोसोम के मूवमेंट को मियोसिस के दौरान पता लगाया जा चुका था। मियोसिस पिछले टर्न पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। साटन एंड बॉवेरी नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर पैरेलल होता। पैरेलल मतलब एक जैसा। कैसे होता? पहला, दोनों पेयर में पाए जाते हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम के पेयर को तो क्या कहते हैं? होमोलॉगस पेयर। और एलील का पेयर एलील पेयर कहलाता है। दोनों सेग्रीगेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के समय, और दोनों का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो ये 3 सिमिलैरिटीज आपको बताई गई जो आपको याद करनी, पैरेलल बिहेवियर। अब साटन एंड बॉवेरी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ये भी बताया। अच्छा, जीन और क्रोमोसोम का जो बिहेवियर यहां पर अगर आप देखें तो ये कैपिटल ए एलील दिखाया गया, दूसरा स्मॉल ए, और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम दिखाए गए हैं। हमारे पास कितने होमोलॉगस पेयर हैं? 23। तो ये पहला होमोलॉगस पेयर दिखाया गया है। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर आप देखें तो क्या होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर है? और ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल ए यहां पर और स्मॉल ए यहां पर हो, ऐसा नहीं, आमने सामने पाए जाएंगे। इसे कहते हैं होमोलॉगस साइड। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 2 एलील्स ऑफ एन एलील पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जैसे आपने याद किया था, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। याद आ रहा है? वैसे ये लाइन याद करनी कि एक जीन के 2 एलील कहां पर पाए जाते हैं? होमोलॉगस साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जीन चूंकि क्रोमोसोम के ऊपर ही पाए जाते, जैसे क्रोमोसोम 1 पे कितने जीन हैं? 2968। कितने? 2968। और क्रोमोसोम वाई पे 231। तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जब जीन क्रोमोसोम पे ही पाए जाते तो जो बिहेवियर क्रोमोसोम शो करेगा वही जीन भी शो करेगा। तो अगर रीजन पूछा है तो ये भी बता सकते हैं।
साटन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोम के मूवमेंट को यूज किया मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, और इन्होंने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के हिसाब से इनहेरिटेंस का कारण क्या था? फैक्टर, और साटन बॉवेरी के हिसाब से क्रोमोसोम। जीन जोहानसन के हिसाब से था। बिन नालायकों, यहां नाम सामने लिखा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कह रहे हैं, तो इनहेरिटेंस का कारण क्या है? क्रोमोसोम। किसके हिसाब से? साटन एंड बॉवेरी के हिसाब से। अब साटन एंड बॉवेरी ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया। किसके द्वारा? मॉर्गन के द्वारा, थॉमस एंड मॉर्गन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। मॉर्गन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? फ्रूट फ्लाई। साइंटिफिक नेम इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्यों इसी को सेलेक्ट किया? उसके रीजन हमारे पास कितने? 5। पहला रीजन है कि ये आसानी से सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कराए जा सकते हैं। दूसरा, इनकी लाइफ साइकिल केवल 14 डेज की यानी 2 वीक की है, तो इससे क्या होगा? रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे। मेल और फीमेल आसानी से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं, मतलब इनमें क्या? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी फीमेल का साइज बड़ा है और मेल का साइज छोटा है। एस्केरिस में मेल का साइज छोटा है और फीमेल का साइज बड़ा है। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज, यानी बड़ा सैंपल साइज होगा तो क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। एंड लास्ट वन इज मेनी हेरिडेटरी वेरिएशन पाई जाती, जिन्हें लो पावर के माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और 2 वेरिएशन आपको ध्यान रखनी, बॉडी कलर एंड आई कलर। मेल का बॉडी कलर ब्राउन और आई कलर रेड, और फीमेल का बॉडी कलर येलो और आई कलर व्हाइट। तो यानी मेल इज ब्राउन बॉडीड रेड आइड एंड फीमेल इज येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड। कितने कैरेक्टर हो गए? 4 कैरेक्टर हो गए। 2 कैरेक्टर बेटा सामने लिखे हैं। ट्रेड कितने? 4। जीन कितने? अबे 2 कैरेक्टर तो 2 ही जीन होंगे ना, और 2 जीन मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि डाई हाइब्रिड चल रहा है ना, तो ये भी कॉमन सेंस भी लगा लो। अब आते हैं हम लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट। मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ड्रोसोफिला में मेल को लिया ब्राउन बॉडीड रेड वाइट, और फीमेल येलो बॉडीड व्हाइट आइड। क्रॉस कराया तो क्या मिला? F1। फिर F1 की सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने पर F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो कितना आना चाहिए? 9:3:3:1। और आ जाता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होता, नहीं आएगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर 9:3:1 का रेशियो नहीं आया, इसका मतलब यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब एक्सेप्शन। अब मॉर्गन ने कैसे एक्सप्लेन किया? इन्होंने कहा कि जो जीन है, कौन से जीन? बॉडी कलर आई कलर, दोनों जीन कहां लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड, मतलब सेक्स लिंक जीन है। और यहां पर 2 केस आपको दिए गए, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। क्रॉस ए में 2 जीन है वाई एंड डब्ल्यू, और क्रॉस बी में डब्ल्यू एंड एम। वाई और डब्ल्यू वही सब कहानी की गई यहां पर। तो F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप कितने मिले? 98.7%। बाकी 100 में से माइनस करके आप निकालोगे रिकॉम्बिनेंट को। डब्ल्यू और एम में पेरेंटल टाइप कितने? 62.8%। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मेंडल के क्रॉस में F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप कितने परसेंट थे? 62.5%। क्या यहां कहीं 62.5% मिल रहे हैं? नहीं। अगर मिलते तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होता। 3 तरीके से सवाल पूछ सकता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल है या नहीं। पहला, F2 जनरेशन का रेशियो 9:3:1 आ रहा है तो एप्लीकेबल है, नहीं आ रहा नहीं है। या फिर पेरेंटल टाइप 62.5% है तो एप्लीकेबल है, नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है। रिकॉम्बिनेंट टाइप 37.5% है तो एप्लीकेबल है, और नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या यहां पर दोनों ही क्रॉसेस में पेरेंटल टाइप 62.5 नजर आ रहे हैं? नहीं। मतलब यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब एक्सेप्शन की बात हम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मॉर्गन ने इसके लिए बताया किसके बारे में? लिंकेज के बारे में। इन्होंने कहा फिजिकल एसोसिएशन की वजह से ऐसा हो रहा है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, Y और W के बीच की डिस्टेंस कम है कि ज्यादा है? कम है। और W और M के बीच ज्यादा है। Y W के बीच डिस्टेंस कितनी है? 1.3 सेंटी मॉर्गन। जो रिकॉम्बिनेंट टाइप का परसेंटेज होता वही डिस्टेंस होती है। इसे 2 जीन के बीच की डिस्टेंस बताने का जो तरीका वो किसने दिया था? अल्फ्रेड स्टर्टी वेंट ने। उन्होंने बनाया था जेनेटिक मैप।
और जेनेटिक मैप बेस है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक मैप इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और इसलिए रिकॉम्बिनेंट का जो परसेंटेज होता वही डिस्टेंस होती। जैसे एग्जाम में पूछे ए और बी जीन के बीच लिंकेज 80% है, बताओ दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमॉर्गन। 80% लिंकेज मतलब 20% क्या है? रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वही क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या 62.5% कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, 10/16। लेकिन यहां क्या आपको रेशियोज पता है? नहीं, तो आपको परसेंटेज याद करने होंगे। और अच्छा ये है कि आप रिकॉम्बिनेंट टाइप का परसेंटेज याद कर लें। जो रिकॉम्बिनेंट टाइप का परसेंटेज होगा वही डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस और लिंकेज में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। मतलब डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी लिंकेज उतना कम होगा, और लिंकेज कम या ज्यादा हो पेरेंटल टाइप से आप पता लगा सकते हैं। पेरेंटल टाइप ज्यादा है मतलब लिंकेज ज्यादा है, और पेरेंटल कम है मतलब लिंकेज कम है। तो अगर पूछे एग्जाम में कि क्रॉस ए और क्रॉस बी में कहां पर लिंकेज ज्यादा है? क्रॉस ए में। बोलो, Y और W के बीच ज्यादा लिंकेज है या W और M के बीच? Y और W के बीच। लिंकेज और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। समझ गए ना? इसी तरीके से सवाल पूछे, बहुत कठिन सवाल नहीं पूछाता है। लिंकेज इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर देन W एंड M। ये एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है फिगर में, तो यहां मैंने भी लिख दी। अब यहां पर पूछा था कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन टर्म किसने दिए? मॉर्गन ने। वायरस टर्म किसने दिया? बेजरिंक ने। क्रोमैटिन टर्म किसने दिया? फ्लेमिंग ने। यही 3 वर्ड आपके एनसीईआरटी में दिए गए जो आपको याद करने हैं। तो यहां वही सब लिंकेज उनकेज लिखा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये लिंकेज पेरेंटल टाइप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट टाइप के। मतलब पेरेंटल जितना ज्यादा होंगे लिंकेज उतना ज्यादा होगा। क्रॉस ए में पेरेंटल टाइप कितने परसेंट है? 98.7%, और क्रॉस बी में 62.8%। किसी में भी 62.5% नहीं है। ठीक है, तो लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या एक्सेप्शन था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर जगह एप्लीकेबल होता है। ये जेनेटिक मैप वाली कहानी अल्फ्रेड स्टर्टिवन जो कि मॉर्गन के स्टूडेंट थे, इन्होंने बनाया था। और ये किस पे बेस्ड है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इस जेनेटिक मैप का यूज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? 1990 में, 1990। कल हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। यहां पर सेंटी मॉर्गन का भी सवाल नीट में पूछा गया, एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है। तो 1 सेंटी मॉर्गन 1% क्रॉसिंग ओवर को बताता है। 1 सेंटी मॉर्गन मतलब 1% क्रॉस ओवर या 1% रिकॉम्बिनेशन या 1% रिकॉम्बिनेंट टाइप। जेनेटिक मैप वर यूज्ड फॉर एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब आते हैं 2 टॉपिक यहां पर, पॉलीजेनिक एंड प्लियोट्रॉपी। नॉर्मली एक जीन कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को। एक जीन मेनी कैरेक्टर, प्लियोट्रॉपी। मेनी जीन 1 कैरेक्टर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहां पर वो सारी कहानी एक बार फिर से लिखी हुई है, रिवाइज करिएगा बाद में आप इसको। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मेनी जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, और यहां पर 2 एग्जांपल हैं, ह्यूमन हाइट एंड ह्यूमन स्किन कलर। ये डिटेल में दिया गया तो इसको डिटेल में जान लेते। कितने जीन है यहां पर? 3। पॉलीजेनिक में कितने जीन होने चाहिए? 1 से ज्यादा। मतलब वो 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। हमारा जो स्किन कलर है कितने जीन कंट्रोल कर रहे हैं? 3। तो एलील कितने होंगे? 6। कैरेक्टर कितने? 3 कैरेक्टर का। बे कैरेक्टर तो एक ही है ना, मेनी जीन 1 कैरेक्टर ना, तभी तो पॉलीजेनिक होगा। बोलो यार। अब 3 जीन है ए बी सी, तो 3 जीन तो कितने एलील? 6 एलील हो जाएंगे यहां पर। तो डोमिनेंट एलील 3 और 3 रेसेसिव। डोमिनेंट को कैपिटल से लिखते हैं और रेसेसिव को स्मॉल से। अब जो डोमिनेंट एलील है वो ज्यादा मिलेनिन बनाते हैं। डी फॉर डोमिनेंट, डी फॉर डार्क कलर। बोलो। और रेसेसिव कम मिलेनिन बनाते हैं। और क्या हमारी स्किन का कलर मिलेनिन की वजह से ही है? तो डोमिनेंट एलील ज्यादा मेलेनिन बनाते जिससे डार्क कलर आता है, और रेसेसिव एलील कम मेलानिन बनाते जिससे लाइट कलर आता है। और अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास ह्यूमन स्किन कलर के कितने एलील होंगे? कितने होंगे? 6। मेरे पास 6 हैं, आपके पास भी 6 हैं, क्योंकि पॉलीजेनिक है। अरे नॉर्मली एक जीन के 2 एलील होते हैं हमारे पास, लेकिन इसके कितने होंगे? 6।
अब 6 एलील का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कॉम्बिनेशन हमारे कलर को डिसाइड करेगा, है ना। जैसे अगर 6 के 6 एलील डोमिनेंट है तो डार्केस्ट स्किन कलर निग्रो कहते हैं, और सारे एलील रिसेसिव है तो लाइटेस्ट स्किन कलर, और 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव है तो इंटरमीडिएट स्किन कलर। अब यहां पर 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, इफेक्ट ऑफ एलील इज एडिटिव, ऐसा और कहीं नहीं होता है। मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड में एलील का इफेक्ट ऐड नहीं होता था, पॉलीजेनिक में एलील का इफेक्ट ऐड होता। द इफेक्ट ऑफ एलील इज एडिटिव एंड सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण का प्रभाव भी पड़ता पॉलीजेनिक पे। जैसे धूप में ज्यादा घूमेंगे तो मिलेनिन ज्यादा बनेगा, कलर डार्क हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है और एलील का इफेक्ट एडिटिव होता है। इफेक्ट ऑफ एलील इज एडिटिव। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। अब आते प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में 1 जीन इन्फ्लुएंस मेनी कैरेक्टर। अब इसका एक ही एग्जांपल सिलेबस में फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज द इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न मतलब जन्मजात, मेटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शंस। तो रिएक्शन की बीमारी है, यहां पर आपको दिखाया गया। हमारी बॉडी में नॉर्मली क्या होता है, फिनाइल एलेनिन क्या है, अमीनो एसिड, कैसा, एरोमेटिक। और कौन से एरोमेटिक है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। एसिडिक, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। बेसिक में हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। न्यूट्रल में वेलिन, है ना। सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन एंड मेथियोनिन। याद आया। तो फिनाइल अलानिन एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है और इसको टायरोसिन में बदलता है एक एंजाइम फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये जो टायरोसिन ही आगे चल के मेलानिन का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, ये एंजाइम है तो हम जानते हैं कि 1 जीन 1 एंजाइम। इस एंजाइम को बनाने वाला एक जीन होगा। मान लो जीन में म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन होने की वजह से एंजाइम नहीं होगा, तो फिनाइल एलानिन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइल पायरुविक एसिड इज एक्युमुलेटेड इन ब्रेन एंड विच कॉजेज मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन और कहां होता है, डाउन सिंड्रोम और क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में भी मेंटल रिटार्डेशन होता है। रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन, क्योंकि जब टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन भी नहीं बनेगा, तो मेलानिन नहीं बनेगा तो स्किन और हेयर का पिगमेंटेशन रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ इस फिनाइल पायरुविक एसिड का किडनी से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा या पुअर होगा, इससे ये यूरिन के द्वारा बॉडी के बाहर जाएगा। तो ये हो गया, ये जो बीमारी हो गई, दिस इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब इसका जो रीजन है वो है कि अगर कोई जीन किसी ऐसे एंजाइम को बना रहा है जो किसी पाथवे में इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर कोई मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन। अगर किसी मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन में कोई एंजाइम इन्वॉल्व है और इसको बनाने वाला जीन म्यूटेटेड हो गया, तो अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा, तो क्या बी बनेगा? नहीं। तो क्या डी बनेगा? तो क्या एफ बनेगा? तो क्या एच बनेगा? नहीं। तो इसकी वजह से कैरेक्टर 1 2 3 4 जीन कितना अफेक्ट हुआ? 1। और कैरेक्टर कितने अफेक्ट हुए? 4। तो एक जीन के अफेक्ट होने से कई सारे कैरेक्टर अफेक्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन कितनी तरह का सिलेबस में? 4। पहला XO, दूसरा XY, तीसरा ZW, चौथा हैप्लोडिप्लॉयड। ठीक, अभी दे देना। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले 1891 की बात है। हेंकिंग नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान इन्होंने 2 तरह के स्पर्म देखे। 50% स्पर्म में एक बॉडी नहीं है और 50% में एक बॉडी दिखाई दी जिसके बारे में ये नहीं जानते थे, तो नाम क्या रखा? एक्स बॉडी। तो एग्जाम पूछेगा, एक्स बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय हेंकिंग। एक्स बॉडी टर्म गिवन बाय हेंकिंग। समझ गया ना? लेकिन इसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए। तो हेंकिंग गेव द टर्म एक्स बॉडी, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो एक्स बॉडी वो एक्चुअली क्या है? क्रोमोसोम। एक्स बॉडी क्या है? क्रोमोसोम। और चूंकि इसका नाम एक्स रखा जा चुका था तो नाम पड़ गया एक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन में हम जानते हैं 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में हम इसको लिखते हैं 44 ऑटोसोम A प्लस XY। और X और Y में कौन बड़ा है?
एक्स, वाई क्रोमोसोम छोटा है, यह भी पूछा गया नीट में सवाल। फीमेल की बात करें तो इसमें 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, ये पॉइंट वहां पर लिखा कि वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। अब क्रोमोसोमल और जेनेटिक मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हमारे पास है एक्सओ टाइप। कहां पर मिलेगा? इंसेक्ट नहीं, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। जैसे ड्रोसोफिला भी इंसेक्ट है क्या, और ड्रोसोफिला में कौन सी मैकेनिज्म? एक्स वाई। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, और पूछा क्या आता है? ग्रास हॉपर। अब यहां पर पूरा केस बना, पूछा इतना ही जाता है आपसे, ठीक, पूछा इतना ही जाता है आपसे, एक्सओ टाइप की मैकेनिज्म मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट या ग्रास हॉपर। अब यहां पर पूरा बना के दिखाया गया है। तो यहां पर दो तरह के गैमीट कौन बना रहा है? मेल। मेल दो तरह के गैमीट बना रहा है, फीमेल में एक तरह के गैमीट बने, तो इसको कहते हैं मेल हेट्रोगैमिटी या फीमेल होमोगैमिटी। और सेक्स को कौन डिटरमाइन करेगा? जो हेट्रोगैमिटी शो करेगा, जो हेट्रोगैमिटी शो करेगा वो सेक्स को डिटरमाइन करेगा। ह्यूमन में हेट्रोगैमिटी कौन शो करता है? मेल। फीमेल होमोगैमिटी, तो सेक्स को कौन डिटरमाइन करेगा? मेल। बर्ड में होमोगैमिटी, बर्ड में होमोगैमिटी, मेल हेट्रोगैमिटी फीमेल, तो सेक्स को कौन डिटरमाइन करेगा? वहां फीमेल डिटरमाइन करेगी। समझ गया ना? तो एक्स वाई टाइप मोस्ट ऑफ द मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो मेल हो दो तरह के स्पर्म बना रहा है, फीमेल में अंडे एक ही तरह के, दिस इज द केस ऑफ मेल हेट्रोगैमिटी या फीमेल होमोगैमिटी। तीसरा है जेड डब्ल्यू टाइप। जेड डब्ल्यू टाइप कहां मिलेगा? बर्ड्स में। अब बर्ड के एग्जाम्पल जो चैप्टर 4 एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं और पूछ भी रहा है यहां पर। अब यहां पर आप देखो तो मेल जो है वो स्पर्म एक ही तरह के बनाता है, होमोगैमिटी मेल, होमोगैमिटी या फीमेल हेट्रोगैमिटी, और जो हेट्रोगैमिटी शो करेगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। हैप्लोडिप्लॉइड, ये स्पेशल केस यहां पर है जो कि कहां मिलता है? हनी बी में। हनी बी भी इंसेक्ट है, ग्रास हॉपर भी इंसेक्ट है, ड्रोसोफिला भी इंसेक्ट है। तीन अलग अलग इंसेक्ट में तीन अलग अलग मैकेनिज्म, ग्रास हॉपर में एक्सओ, ड्रोसोफिला में एक्स वाई, और हनी बी में हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड है नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास क्रोमोसोम के कितने सेट हैं? दो। कितने सेट हैं? दो। एक पापा ने दिया और एक मम्मी ने दिया। पापा का जो सेट उसे कहते हैं पेरेंटल, पैटर्नल, और मम्मी वाला मैटरनल। तो ये दो सेट हमारे पास, तभी तो कहते हैं 2n। और गैमीट को n कहते हैं, n मतलब एक सेट, तो गैमीट में एक ही सेट ट्रांसफर होता है। तो यहां नंबर ऑफ सेट पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात यह कि हनी बी में तीन तरह के इंडिविजुअल हैं, क्वीन, वर्कर, ड्रोन्स, जहां पर क्वीन और वर्कर फीमेल हैं और ड्रोन मेल है। क्वीन जो फर्टाइल फीमेल है, वर्कर स्टेराइल फीमेल है और ड्रोन फर्टाइल मेल है। जो क्वीन और वर्कर फीमेल जो है 2n होती है, 32 क्रोमोसोम, और ड्रोन n होता है 16 क्रोमोसोम। तो एकदम स्पेशल केस यहां पर है। n इज द नंबर ऑफ सेट, वो नंबर ऑफ सेट लिखे कि 2n मतलब दो सेट है, 3n मतलब तीन सेट है, n मतलब एक सेट है। अब यहां पर पूरा केस आपको बना के दिखाएगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है? पहली बात कि जो मेल होता है, मेल हैप्लॉइड है, इसलिए मियोसिस हो नहीं सकती, नियम बताया था। मियोसिस केवल डिप्लॉइड में। तो मेल स्पर्म कैसे बनाएगा? माइटोसिस से। और फीमेल जो क्वीन है वो गैमीट कैसे बनाएगी? मियोसिस से। लेकिन गैमीट में हमेशा कितने क्रोमोसोम? n। गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखो, अगर एग और स्पर्म फ्यूज हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो ट्विन बन जाएगा, और ट्विन क्या होगा? तो क्या? फीमेल। और अगर एग जो है, अगर एग बिना फर्टिलाइजेशन के मेल को बना दे, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो मेल डेवलप बाय पार्थिनोजेनेसिस एंड फीमेल डेवलप बाय फर्टिलाइजेशन। यानी मेल बिना फर्टिलाइजेशन के बनता और फीमेल फर्टिलाइजेशन के। फिर दो बातें और यहां पर आपको जाननी होती हैं कि यहां जो मेल होता है उसका कोई फादर नहीं है, और इसलिए सन नहीं होता है। मेल का कोई फादर नहीं, इसलिए सन नहीं है, लेकिन ग्रैंडफादर है और ग्रैंड सन है। बात समझ में आ गई? तो देयर आर नो सन फादर रिलेशनशिप, देयर आर नो फादर्स एंड नो सन्स, बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन्स। अब आते हैं म्यूटेशन की बात करते हैं। यहां पर म्यूटेशन एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर में दिया गया, जैसे चैप्टर नंबर 4 यहां पर है। यहां पर म्यूटेशन में क्या पढ़ेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। अगले चैप्टर में कल फ्रेमशिप म्यूटेशन, परसों
म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डेवरीज वाली। तो चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया इसको। म्यूटेशन का मतलब क्या है? ऑल्ट्रेशन इन डीएनए सीक्वेंसेस। अब अगर डीएनए में कोई चेंज हो रहा है, अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? चेंज। डीएनए में चेंज हो रहा है मतलब जीन में, जीन मतलब जीनोटाइप में, और जीनोटाइप मतलब फिनोटाइप। अब अगर हम म्यूटेशन या वेरिएशन की बात करते हो तो डीएनए में चेंज होने के एक तो कारण हमें पता चला म्यूटेशन, इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन। ये कब होता है? मियोसिस में। मियोसिस में कब? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में कब? पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब यहां पर कहा गया है कि भैया अगर क्रोमोसोम में कोई अल्ट्रेशन होता है, क्रोमोसोम में कोई अबनॉर्मेलिटीज आती तो उन्हें कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। एंड क्रोमोसोमल, ये सीधे याद करना है, क्रोमोसोमल एबरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स। अब यहां पर कह रहे हैं कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी हम पॉइंट म्यूटेशन की बात करेंगे। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, और इसका एक सिंगल एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो इसमें आप जानते हैं कि बीटा चेन में छठे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, क्योंकि GAG रिप्लेस बाई GUG। म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं? म्यूटाजन। और म्यूटाजन में यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये फिजिकल म्यूटाजन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब यहां से शुरू होती ह्यूमन जेनेटिक्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से खूब सवाल भी आते हैं। तो ह्यूमन जेनेटिक में जेनेटिक डिसऑर्डर हमें पढ़ने। जेनेटिक डिसऑर्डर उन्हें कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। और यहां पर आपको जो पढ़ना सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब है कि अगर किसी फैमिली में कई जनरेशन तक किसी कैरेक्टर या बीमारी की पढ़ाई करें तो उसे क्या बोलते हैं? पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि कंट्रोल्ड क्रॉसेस ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब पेडिग्री एनालिसिस के कुछ सिंबल होते हैं जो आपको बताने, अगर सर्कल बना है तो फीमेल, स्क्वायर है तो मेल, काजू कतली है तो सेक्स अनस्पेसिफाइड। भूल गए क्या तुम लोग? मंगवा दें क्या? ये सिंबल दिखाई दे रहा है ना, सेक्स अनस्पेसिफाइड। और अगर ये सिंबल ब्लैंक है तो अनअफेक्टेड, डार्क बना दिए गए तो अफेक्टेड हो जाएंगे। और अगर इन सिंबल के अंदर कुछ लिख दिया, 3 लिखा है तो 3 अनअफेक्टेड, 5 और डार्क है तो 5 अफेक्टेड हो जाएंगे। एक लाइन से जोड़ा है तो मेटिंग, 2 लाइन से जोड़ा है तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, कंसेंजीनियस मेटिंग। दोनों सवाल खूब पूछे गए हैं, और हमेशा पेरेंट को ऊपर बनाते और बच्चों को नीचे बनाते हैं। यानी कितनी जनरेशन यहां है? 3 जनरेशन। समझ में आ रही बात? हमेशा बच्चों का क्रम लेफ्ट टू राइट होता है। कल्लू, पिंकी, चिंकी में सबसे बड़ा कौन? कल्लू। सबसे छोटी कौन? पिंकी। क्या अभी तुमको बताएंगे। जो सबसे राइट में वो सबसे छोटा बच्चा होगा, और जो लेफ्ट में सबसे बड़ा बच्चा होगा। समझ गए ना? अब इन 3, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि 3 बच्चे हैं तो यहां पर अनस्पेसिफाइड कर दिया गया। अब क्या इसको देख के बता सकते हो कितने मेल कितने फीमेल? नहीं, इसलिए अनस्पेसिफाइड करो, 3 लिख दिया गया क्योंकि तीनों को कोई बीमारी नहीं है। मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो कितनी तरह के? 2। पहला मेंडेलियन, दूसरा क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर का कारण क्या है? सिंगल जीन म्यूटेशन। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इंक्रीज और डिक्रीज और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। तो यहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 कैटेगरी हो गई, दोनों जो भी मैंने बोला वो लिखा हुआ है। अब आते हैं मेंडेलियन। मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑटोसोमल या सेक्स लिंक दोनों, डोमिनेंट या रिसेसिव दोनों, लेकिन कैटेगरी तो 3 ही सिलेबस में है। एक कैटेगरी कौन सी? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, थैलासेमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। एल्बिनिज्म मन करेगा, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है तो ये 3 तो याद ही करने हैं। और सेक्स लिंक रिसेसिव में हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, इतना जरूर याद रखना है। अब पेडिग्री हमारे सिलेबस में केवल 2 ही की हैं, एक्स लिंक रिसेसिव एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। बोलो, एक्स लिंक रिसेसिव एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्स लिंक में 2 बीमारी, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। इनकी पेडिग्री एक जैसी होगी कि अलग अलग? एक जैसी पेडिग्री दोनों की बनेगी। अब हीमोफीलिया में करें कि भैया एक सिंपल सा कट अगर लग जाए तो क्या होगा? नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कैस्केड का एक फैक्टर एब्सेंट हो गया। कैस्केड में कितने फैक्टर हैं?
13 फैक्टर है, एक फैक्टर एब्सेंट हो गया, इसकी वजह से बीमारी हो गई, यहां पर नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही। पेडिग्री रूल फॉर द एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, केवल हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पे लगाओगे। मेल कितनी तरह के? दो, या तो नॉर्मल या अफेक्टेड। मेल कैन नेवर बी कैरियर इन द केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। फीमेल कितनी तरह की? 3। अगर दोनों क्रोमोसोम पे जीन नहीं तो नॉर्मल, एक पे है तो कैरियर और दोनों पे है तो अफेक्टेड। कैरियर जो है वो कैसी है? अनअफेक्टेड। मेल यहां पर कभी कैरियर नहीं हो सकता। यहां पर कुछ केस बताए गए थे और मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, ध्यान रखनी थी। मैंने कहा था कि अगर मां कैरियर है तो 50% बच्चे बीमार, 50% लड़के मेल। याद आया? नहीं याद आ रहा है? मां अगर अफेक्टेड तो 100% बच्चे बीमार, मां कैरियर तो 50% बच्चे बीमार, और मां अगर नॉर्मल तो लड़कों की बात कर रहे हैं, ऐसे ठीक ऐसे याद कर लो। मां XX है मतलब दोनों क्रोमोसोम में किसी पर भी जीन नहीं है, दोनों पर जीन नहीं तो कोई भी लड़का बीमार नहीं होगा। एक पे आया तो मतलब 50% एक्स क्रोमोसोम पे अगर जीन है तो 50% लड़के बीमार, और अगर 100% क्रोमोसोम पे जीन है तो 100% लड़के बीमार। समझ गए ना? तो अगर 0% जीन तो 0% लड़के, 50% जीन तो 50%, 100% तो 100। इतने से आपका सवाल हो जाएगा, एग्जाम में कभी करना नहीं पड़ेगा। लड़की तभी बीमार हो सकती है जब कम से कम मां कैरियर हो और पापा अफेक्टेड हो, और पापा अफेक्टेड हो नहीं सकते क्योंकि वो पापा बनेंगे नहीं, मतलब अपनी मैरिजेबल एज तक सर्वाइव नहीं करेंगे। तो सवाल लड़कों के बारे में पूछा जाता है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। कुछ बातों का जवाब और दे दो। ये जो बीमारी है, कौन सी बीमारी? हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, ये मेल से लड़कों में जाता कि लड़कियों में? वाह, कमाल ही कियो भाई। किसमें? केवल लड़कियों में जाएगा? केवल लड़कियों में। पापा केवल लड़की को बीमारी देंगे। अबे एक्स लिंक बीमारी है तो एक्स क्रोमोसोम पापा से लड़की में जाएगा कि लड़के में भी भेज दोगे भाई? मां बीमारी किसको देगी? मदर इक्वली ट्रांसमिट डिजीज टू बोथ सन एंड डॉटर, तुम भी लो तुम भी लो, और पापा केवल लड़कियों को। तो लड़की को बीमारी मम्मी दे रहे कि पापा? वाह, अभी तुरंत बता, दोनों दे रहे हैं भाई। और लड़के को केवल मम्मी, लेकिन तब भी बीमारी होने के चांस किस में ज्यादा है? लड़कों में। किसमें? लड़कों में, क्योंकि लड़के कैन नेवर बी कैरियर, लड़के कभी कैरियर नहीं हो सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मां बीमारी किसको देती है? दोनों। अबे मां भेदभाव नहीं करती, कितनी बार वही बात बताएं। भेदभाव कौन करते हैं? पापा। पापा ने लड़की को क्या दिया? X, लड़कों को Y। मां ने लड़की को, लड़कों को, तुम भी X लो तुम भी X लो। तो मां कोई भेदभाव नहीं कर रही है। समझ गए ना मेरी बात? अब आते हैं कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस पर डेटा ध्यान रखना है। कलर ब्लाइंडनेस मेल में होने के कितने चांस? वाह, कमाल किया। 8% मेल में, 8% और फीमेल में 0.4%। ये वही लिखा हुआ है, मां अगर ऐसी तो लड़कों के बारे में लिखा हुआ है ना। ठीक है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसमें जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता जब दोनों कलर साथ में हो। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है। तो यहां पर मेल में लिखा 8% और फीमेल में 0.4%। ये एनसीईआरटी का डेटा आपको याद करना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में दूसरा हमारे पास है कौन सा? ऑटोसोमल रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर। 3 केस एनसीईआरटी में, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। इनकी पेडिग्री बनाने का तरीका सेम होगा कि अलग अलग? सेम, इनका तरीका सेम होगा भाई। कोई ऑटोसोमल रिसेसिव तो उनका तरीका तो सेम ही होगा ना। तो पहला केस है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6ठे नंबर पे कौन आ जाता है? वैलिन। किसकी जगह पर? ग्लूटामिक एसिड की जगह पर। तो यहां पर याद करना है GAG रिप्लेस बाय GOG। ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहां पर जब हीमोग्लोबिन में 6ठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड वैलिन आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमेराइजेशन,
और इसकी वजह से आरबीसी का शेप बाई कॉनकेव से कैसा हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होने के तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, जिससे एनीमिया हो जाएगा। इसलिए बीमारी का नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया को कंट्रोल करते हैं वन पेयर ऑफ एलील, HbA एंड HbS। HbA जो है वो नॉर्मल है, HbS सिकल सेल हीमोग्लोबिन वाला एलील है। अब अगर ये दो एलील है तो पेयर कितने बनेंगे, 3, अभी 4 बना रहे हैं तुम्हारे, HbA नॉर्मल, HbA HbS कैरियर बट अनअफेक्टेड, HbS अफेक्टेड। चौथा कौन सा बना दें, HbS HbA एक बना दें। अरे तो लिखोगे तो आएगा तो यही बन के ना, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। अब यहां पर 3 तरह के इंडिविजुअल हो सकते हैं धरती पर सिकल सेल एनीमिया के हिसाब से, और ये मेल और फीमेल दोनों की सिचुएशन है। एक्स लिंग में मेल कितनी तरह के, 2 और फीमेल 3। ऑटोसोमल रिसेसिव में मेल हो चाहे फीमेल हो 3 तरह के हो सकते हैं। और क्या यहां मेल कैरियर हो सकता है, यस, लेकिन एक्स लिंग में कभी मेल कैरियर नहीं हो सकता। अब यहां केस आपको दिखाए गए हैं, इसमें बस एक बात ध्यान रखने की, यहां बच्चा तभी बीमार हो सकता है। इन सवालों में कभी लड़का लड़की पूछेगा नहीं आपसे, बच्चा पूछेगा। तो बच्चा तभी बीमार हो सकता है जब कम से कम दोनों कैरियर हो। एक को भी नॉर्मल दिया हुआ है सवाल में तो आपको सॉल्व नहीं करना है, 0 लगाना है। कहां पर, ऑटोसोमल रिसेसिव में। दोनों के नियम अलग अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में पेडिग्री बनानी कभी नहीं पड़ेगी आपको। ये सब सवाल सॉल्व करके मैंने दिखाया, देखो एक नॉर्मल है तो किसी बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, एक अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है, कोई बच्चा बीमार नहीं है। कोई भी अगर नॉर्मल एक दिया गया, कैरियर अगर दोनों है तो 25% चांस बन जाएंगे। तो कम से कम बीमारी होने के लिए दोनों पेरेंट का कैरियर होना जरूरी है। अब आते हैं थैलासीमिया। थैलासीमिया में रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, या हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। सिंथेसिस कम हो रही, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। एंड सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव, ये भी सवाल पूछा गया, सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव एंड थैलासीमिया इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, यहां पर लिखा हुआ है। अब थैलासीमिया 2 तरह का, अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा हीमोग्लोबिन चेन की सिंथेसिस कम हुई तो अल्फा, और बीटा चेन की सिंथेसिस कम हुई तो बीटा। अब यहां पर कह रहे हैं कि अल्फा थैलासीमिया को 2 जीन कंट्रोल करते जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे हैं, HbA1 HbA2, and beta thalassemia is controlled by single gene present on chromosome number 11 and gene is called HBB। तरीका मैंने बताया था, HB का मतलब हीमोग्लोबिन है, बोलो, HB का मतलब हीमोग्लोबिन, जो A लिखा है इसका मतलब अल्फा और B का मतलब बीटा। अब अल्फा में 2 जीन, तो एक का नाम 1 और एक का नाम 2 रख दिया गया, यहां पर 1 है तो कुछ नहीं लिखा गया। फिनाइलकीटोन्यूरिया हम ऑलरेडी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो वही कहानी यहां पर एक बार फिर से लिखी। क्या फिनाइलकीटोन्यूरिया की पेडिग्री थैलासीमिया की तरह ही होगी? बिल्कुल। तो 2 तरह की पेडिग्री केवल आपसे पूछी जाएंगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या ऑटोसोमल रिसेसिव। अब आते क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, लास्ट टॉपिक है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम में 3 तरह के बदलाव हो सकते हैं, नंबर बढ़ जाए या कम हो जाए या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए। बढ़ने और घटने का हमारे सिलेबस में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता कहां पर है, डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर में। कितना बढ़ जाता है, 1, 47 हो जाता है। और घट कहां जाता है, टर्नर सिंड्रोम, कितने हो जाते हैं, 45। तो ये 3 केस आपके सिलेबस में दिए गए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में तीनों केस आपके लिखे, तीनों डिटेल में आपको पढ़ने भी हैं। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की 2 कैटेगरी, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड। क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन कब होता है, एनाफेज, और मियोसिस में एनाफेज 2, यानी अगर किसी वजह से सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं कर पाया तो सेग्रीगेशन नहीं होगा, एन्यूप्लॉइडी हो जाएगा। पॉलीप्लॉइडी ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, एंड पॉलीप्लॉइडी जनरली सीन इन प्लांट। और हम तो ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यानी पॉलीप्लॉइडी हमारे सिलेबस में यहां पर नहीं है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी के 2 केस होंगे, क्रोमोसोम का नंबर या तो 1 बढ़ जाए या फिर 1 कम हो जाए। तो एन्यूप्लॉइडी में अगर क्रोमोसोम 1 कम हो गया तो मोनोसोमी, और 1 बढ़ गया तो ट्राइसोमी। तो मोनोसोमी 2n-1, 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे, दैट इज टर्नर सिंड्रोम। एंड ट्राइसोमी 2n+1, 47 होंगे, क्लाइनफेल्टर एंड डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम पहली बीमारी यहां पर है, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन इन द ईयर 1866, और मेंडल के लॉज
1865 और डीएनए की डिस्कवरी 1869। किसने? फ्रेडरिक मिशर। ये सब घटनाएं लगभग एक ही समय में हुई। ड्यू टू ट्राइसोमी, खूब पूछा रहा, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। आपके पास 21 नंबर के क्रोमोसोम कितने हैं? 2। इस बच्चे में कितने हो गए? 3 हो गए, तभी तो ट्राई कह रहे हैं, यानी एक क्रोमोसोम 3 नंबर में आ गया। तो देयर इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 एंड देयर आर टोटल 3 क्रोमोसोम 21। तो अब ये बीमारी मेल को हो सकती है या फीमेल को? दोनों को। किसमें चांस ज्यादा है? अबे बराबर चांस है। थैलासीमिया मेल को होगा कि फीमेल को? दोनों को। किसमें ज्यादा चांस? बराबर चांस होंगे। हीमोफीलिया मेल को होगा या फीमेल को? अबे दोनों को होगा। किसमें ज्यादा चांस? मेल को ज्यादा चांस। कलर ब्लाइंडनेस मेल को होगा कि फीमेल को? दोनों को। किसमें ज्यादा चांस? मेल में कितने परसेंट? 8% और फीमेल में 0.4%। समझ गए ना? आपको सिम्टम दिए गए। सिम्टम में फिजिकल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, बॉडी का विकास नहीं होगा, शॉर्ट स्टेचर बच्चा बौना रह जाएगा। मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, बच्चा मानसिक रूप से भी विकसित नहीं होगा, बैला होगा। साइकोमोटर डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। और कुछ बातें एनसीईआरटी ने डायग्राम में लिखी हैं, जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कहते नहीं कि दिल में छेद है। बिग एंड रिंकल टंग, फरोड टंग, स्मॉल राउंड हेड, फ्लैट बैक ऑफ हेड, फ्लैट फेस, कैरेक्टरिस्टिक पाम, क्रीज, पार्शली ओपन माउथ, मेनी लोब्स ऑन फिंगर टिप्स। तो 13 केस यहां पर हैं, 13 सिम्टम डायग्राम और लैंग्वेज मिला के सारे मैंने लिख दिए यहां पर। अब आते हैं क्लाइनफेल्टर ड्यू टू ट्राइसोमी। ये क्लाइनफेल्टर मेल को या फीमेल को? केवल मेल को। क्लाइनफेल्टर केवल मेल को, क्योंकि नॉर्मल मेल होता 44 ऑटोसोम प्लस XY और इसमें एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो ये बीमारी लड़की को नहीं होगी, केवल लड़के को। सिम्टम की बात करें तो ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट पूरा मेल की तरह का डेवलपमेंट होगा, लेकिन फेमिनिन कैरेक्टर आल्सो डेवलप, मतलब फीमेल के लक्षण आ जाएंगे, जैसे गायनिकोमैस्टिया। गायनिकोमैस्टिया इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। और ऐसे इंडिविजुअल कैसे होंगे? स्टेराइल। स्टेराइल मतलब? स्टेराइल मतलब इनफर्टाइल। वाह। स्टेराइल मतलब गैमीट नहीं बना सकते, गैमीट नहीं बना। तुम लोग बनाना चाहते हो तो 5 मिनट में सीख सकते हो, ठीक है। अच्छा, स्टेराइल अलग है और इनफर्टाइल अलग है। इनफर्टाइल मतलब गैमीट बनाते हैं लेकिन बच्चे नहीं पैदा कर सकते, और ये गैमीट बना ही नहीं सकते। जैसे म्यूल स्टेराइल होता है कि इनफर्टाइल? म्यूल इज द स्टेराइल, है ना। और बहुत सारे कपल होते हैं ह्यूमन में जो कि कैसे हैं? इनफर्टाइल। तो ये तो स्टेराइल ही है मेल। कौन से? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले। लास्ट टॉपिक इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू मोनोसोमी। मेल को या फीमेल को? केवल फीमेल को। डाउन सिंड्रोम? दोनों को। किसमें कम ज्यादा? बराबर। क्लाइनफेल्टर केवल मेल को, टर्नर केवल फीमेल को। क्लाइनफेल्टर जिस मेल को हो गया वो स्टेराइल, टर्नर जिस फीमेल को हो गया वो स्टेराइल। मोनोसोमी तो एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। कौन सा? सेक्स क्रोमोसोम। होना कैसे था? XX, लेकिन एक X क्रोमोसोम गायब हो गया, 0 यहां लिख दिया गया, तो 44 ऑटोसोम प्लस X 0। ग्रास हॉपर में जब आप पढ़ते हैं तो XO मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इसको XO नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? X0 आप पढ़ेंगे। तो X0 हो गए, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 45। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम एंड सिम्टम की बात करें तो एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट, दिस फीमेल आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री। ओवरीज रूडिमेंट्री मतलब ओवरीज डेवलप नहीं हुई, और एक कहां बनते हैं? ओवरी में। और अगर ओवरी ही डेवलप नहीं हुई तो एक का डेवलपमेंट नहीं होगा, और एक नहीं बनेगा तो फीमेल स्टेराइल। समझ गया ना। और रूडिमेंट्री सीड कहां होते हैं? सीड हैबिट टेरिडोफाइट। वैसे और अच्छा आंसर इसका है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, सिलेजनेला एंड साल्विनिया। वहां पर सीड हैबिट डेवलप हुई, रूडिमेंट्री सीड हैबिट, और अगले डिवीजन में यानी जिम्नोस्पर्म में सीड डेवलप हो गए, लेकिन उनके ऊपर कवरिंग नहीं थी। फिर एंजियोस्पर्म आए, उनमें फ्रूट की कवरिंग आ गई। कुछ समझ में आया? तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत तेज तो नहीं चले हम लोग। तो कल हम लोग कवर करेंगे अगला चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।